तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर। यहाँ पर हम बात करते हैं शेयर बाज़ार की। डेटा को पढ़ने की कोशिश करते हैं और प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आगे का बिहेवियर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडेक्स में कैसा हो सकता है। तो फ्राइडे वाले दिन कैसा रहा, क्या बात की गई थी पहले, थर्सडे को हमने की थी, उसका क्या अंजाम रहा, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और आज एक सेक्टर को कवर करेंगे जो कि इसका नाम है PSU सेक्टर, जिसने बहुत ज़्यादा धूम मचाई हुई है। सब प्राइस को तोड़ करके रोज 3 4 5% ऊपर शेयर प्राइस जा करके बंद हो रहे हैं। तो देखेंगे उनकी गर्त में क्या है। तो चलिए सारी बातों को शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कल हमने जिस शेयर के बारे में बात की थी उसका क्या नाम था। उसका नाम था ICICI प्रू। तो ICICI प्रू में चूँकि वो हमारे स्कैनर में आया था, इसमें हमारी कोई तारीफ नहीं है, लेकिन स्कैनर में आया था तो आया था। अब उसने काम कैसा किया ये ज़रूर देखेंगे हम। तो काम उसने अच्छा ही किया। करीब 3% चढ़ के बंद हुआ। 3% ड्यूरिंग द डे चढ़ा था, लेकिन करीब 1.25% बंद हुआ ऊपर चढ़ के। ICICI प्रू को मैं इसमें लगा लेता हूँ एक बार। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कितना चढ़ा कितना उतरा, चढ़ना उतरना चल रहता है, लेकिन एंड ऑफ द डे डेटा कैसा बना इसका। डेटा काफ़ी अच्छा बना। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए डिलीवरी उठाई गई, 1.7 टाइम्स डिलीवरी उठाई गई, डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई, इसलिए मैं डेटा को अच्छा बोलूँगा। अच्छा, 2 दिनों से इसमें लगातार अच्छा डेटा बन रहा है। डेटा में कहीं कोई खराबी नहीं है और ऑर्डर का साइज़ भी बड़ा है। बड़े प्लेयर इसमें बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो 567 रुपये का इसने हाई बनाया और 556 में बंद हुआ। लो बनाया था 545 का। तो परफॉर्मेंस इसकी अच्छी रही, हमारे स्कैनर में आया था और ये पास होता नजर आया। अब बात करेंगे दूसरे की, चंबल फर्टिलाइज़र की बात करेंगे, क्योंकि चंबल फर्टिलाइज़र की बात हमने की थी परसों। और परसों के बाद चंबल चंबल फर्टिलाइज़र की परसों के बाद इसने 2 बार 282 83 के भाव पे हमने बात की थी, उसने 2 बार 291 रुपये, अदर 3 बार 291 रुपये का हाई टच किया, फिर नीचे आया। क्योंकि कल मार्केट थोड़ा सा डाइसी था। डाइसी इन द सेंस निफ्टी, बैंक निफ्टी के फ्रंट पे नहीं, इंडेक्स के फ्रंट पे नहीं, बाकी जो शेयर्स थे उसके अंदर थोड़ा सा कम ताकत दिखाई दे रही थी, इसलिए थोड़ा सा ये भी नीचे आया। लेकिन जहाँ पे ये बंद हुआ है वहाँ कोई परेशानी नहीं। इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है कहाँ बंद हुआ है, इम्पोर्टेंट ये है कि डेटा कैसा बना। आज भी डिलीवरी 2.5 गुनी 2.25 गुनी डिलीवरी उठाई गई है। लगातार 3 दिनों से इसके अंदर डिलीवरी उठाई जा रही है भाई साहब। तो ये चलने की तैयारी में है। जब चलेगा तो एकदम ही रॉकेट बनेगा। थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट ज़रूर कर सकता है आपका, ऐसा मुझे लगता है। मेरे लगने से मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं कि वैसा ही आपको भी लगना चाहिए। आपको जो लगना चाहिए वो आपको अपनी इच्छा से लगना चाहिए, अपनी एनालिसिस से लगना चाहिए। मैंने अपनी बात की। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं पहले निफ्टी बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसी रही परफॉर्मेंस। देखिए, निफ्टी में हमारी एनालिसिस क्या थी। हमारी एनालिसिस यह थी कि कॉल में अच्छी बाइंग की गई है, निफ्टी तेज होना चाहिए। और निफ्टी तेज हो गया। निफ्टी तेज होकर के कहाँ रुका, 19,874 पे, जहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हमने बात की थी कि 19,850 900 पे रेजिस्टेंस इसको मिलेगा, लेकिन ये तैयारी 20,000 की कर रहा है। तो अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आया और क्लोज हुआ है 19,819 रुपये पे। तो 19,819 पे क्लोज हुआ है। ये क्लोजिंग भी ठीक ठाक क्लोजिंग है, क्लोजिंग में कोई परेशानी नहीं है। और अब आगे की तेजी कैसी बन सकती है, पहली बात तो जो कल का हाई है वो तोड़ना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है अभी फ़िलहाल। आगे बाकी डेटा देखेंगे, और वो हाई तोड़ता है तो 20,000 पे तो पक्का ही अटकेगा, ऐसा नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी के चार्ट को एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या दिख रहा है। देखिए, बैंक निफ्टी के में जो कल हमने बात की थी, हमें लग रहा था कि 45,500 से ऊपर जाना मुश्किल लग रहा है। हालांकि 45,000 पे भी रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन 45,000 तो इसने पार कर दिया। और 45,330, 45,383 का जो रेजिस्टेंस था, इसको इस वाली कैंडल का, ये वाली कैंडल आप देख रहे हैं, इसके हाई के आसपास ही हाई बनाया और फिर नीचे आ गया। तो अपने पुराने डेटा को सम्मान दे रहा है ये, और उसी हिसाब से काम कर रहा है। तो अभी कल का हाई तोड़ना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, लेकिन इस चार्ट के हिसाब से आगे क्या दिखेगा वो आगे बात करेंगे। इस चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। और बस इसमें तो यही। अब हम बात करते हैं
कि कल की संभावना कैसी बन सकती है ऑप्शन चेन के डेटा को देख करके। देखिए आपके सामने निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी तीनों के ऑप्शन चेन के डेटा स्क्रीन पे लगे हुए हैं। अब ये डेटा क्या बता रहे हैं, अब इसके अंदर मैं आपको चार्ट ये दिखाऊंगा। मैंने आपको कल ही बोला था कि चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चार्ट की एनालिसिस करके मैंने नोट कर लिया है मुझे क्या लग रहा है। आपको चार्ट देखना है तो आप देख लेना खोल करके, क्योंकि यहाँ टाइम ज़्यादा ख़राब होगा नहीं तो, और वीडियो होगा लंबा। अब देखिए इसमें क्या हुआ, निफ्टी में 19,900 से लेके 20,000 तक की जितनी भी कॉल है ना, उनके अंदर सेलिंग नज़र आई। हालांकि ये ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हो रहा है, लेकिन हमें सेलिंग नज़र आई। हमें क्यों सेलिंग नज़र आई, हमने चार्ट देखा, चार्ट के हिसाब से जो जो अपनी ऑब्जर्वेशन है वो मैंने यहाँ नोट डाउन की है, वो सेलिंग की है। किसी और की ऑब्जर्वेशन को भी पूरा सम्मान है, कोई हो सकता है ये कहे कि बाइंग की गई है, या कुछ और भी कह सकता है, जिसको जैसा समझ आए। लेकिन मुझे जो समझ में आया वो सेलिंग समझ में आई। और ये सेलिंग कौन सी है, सेलिंग वो है जो कल बाय की गई थी। कल मैंने आपको बताया था कि भाई निफ्टी में बाय किया गया है, निफ्टी रुकेगा नहीं, निफ्टी तेज हो जाएगा, तो निफ्टी तेज हुआ भी। लेकिन आज यहाँ सेलिंग नजर आई। ऑब्जर्वेशन नंबर 1। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या है कि निफ्टी की 19,700 की पुट में भी सेलिंग नजर आई, और 19,850 की पुट, 800 की पुट में भी सेलिंग नजर आई। 800 और 700 दोनों की पुट में सेलिंग नजर आई। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कॉल में भी सेलिंग, पुट में भी सेलिंग। कॉल में जो सेलिंग हुई है इसका मतलब आगे जाने का रास्ता अभी खुल नहीं रहा है, ज़्यादा आगे जाने का रास्ता खुल नहीं रहा है। कल का हाई तोड़ना मुश्किल होगा, जो कि चार्ट में भी हमें देखा। लेकिन नीचे की तरफ 19,800 को तोड़ना भी आसान नहीं होगा, उसी रेंज में रहना चाहिए। तोड़ेगा तो 700 तक जा सकता है, 700 को तोड़ना अभी आसान नहीं होगा। टोटल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 19,600 पे सबसे ज़्यादा पुट साइड में, और 20,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल साइड में। तो ब्रॉडर रेंज बन गई 19,800 और 19,600 और 19,000 और 20,000। तो ये बन गए ब्रॉडर रेंज। छोटी रेंज के बारे में हमने बात कर ही ली। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में देखिए जी हुआ है इसका अपोजिट। बैंक निफ्टी में कल हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी में ऊपर जाने की संभावना कम है, लेकिन उस संभावना को उसने ब्रेक कर दिया और 45,000 का लेवल तोड़ दिया ऊपर। इसमें बैंक निफ्टी में ऑप्शंस में बाइंग दिखाई दे रही है, 45,200 पे बाइंग दिखाई दे रही है, 45,500 पे भी बाइंग दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है। और पुट साइड में सेलिंग दिखाई दे रही है 45,100 पे भी, 45,200 पे भी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी इसकी जो रेंज है वो 45,200 को तोड़ेगा नहीं, और 45,500 की तरफ बढ़ेगा। 45,500 की तरफ बढ़ेगा बहुत आराम से, और वहाँ उसको टच भी करेगा, ऐसा बता रहा है डेटा ऑप्शन चेन का। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी थोड़ा साइडवेज हो सकता है और बैंक निफ्टी उसकी जगह ले सकता है। क्योंकि अगर निफ्टी को 19,800 और 19,870 के बीच में रहना है फॉर एग्जांपल, तो उसको रखने के लिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा एग्रेसिवली आगे आ सकता है, ऐसा देख करके लग रहा है। ब्रॉडर रेंज क्या है, 45,500 और 45,000, इन दोनों के बीच में ही अभी काम करना चाहिए बैंक निफ्टी को, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वहीं खड़ा है। फिर निफ्टी की बात करेंगे। फिर निफ्टी में भी बैंक निफ्टी जैसी ही रूपरेखा है, क्योंकि ज़्यादातर कंपोनेंट बैंक निफ्टी के फिर निफ्टी में हैं ही। इसमें भी आपको देखेंगे कॉल साइड में 20,200 पे और 20,400 पे बाइंग नज़र आ रही है, मुझे नज़र आ रही है। आपको क्या नज़र आ रही है, आप अलग से देख लेना। और 20,000 और 20,100 की जो पुट है उसके ऊपर सेलिंग नज़र आ रही है। तो पुट साइड में सेलिंग और कॉल साइड में बाइंग, इसका मतलब क्या है कि तेज हो सकता है ये, कि ये तेज हो सकता है। तो अब इसकी तेज़ी कितनी हो सकती है, वही 20,400 तक की हो सकती है तेज़ी। अगर इसका मतलब अब कुल मिलाकर के ये समझ में आया हमें कि बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी चलना चाहिए। निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, लेकिन जितना भी चलेगा वो बैंक निफ्टी की वजह से चलेगा, ये डेटा ऐसा बता रहा है। तो कल की बात इस डेटा के हिसाब से सही निकली, परसों की बात इस डेटा के हिसाब से निकली। अब देखना है मंडे की बात इस डेटा के हिसाब से कैसी निकलती है। अब आ जाते हैं फटाफट अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक जैसा हमने बात किया था कि हम आज टच करने वाले हैं, नहीं, उस अगले टॉपिक से पहले निफ्टी के कंपोनेंट्स की बात करनी भी तो बहुत ज़रूरी है ना। निफ्टी बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं उन्होंने कैसा काम किया, और आगे वो कैसा काम कर सकते हैं। तो देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी के में एल एन टी
कल भी तेज था, आज भी तेज, मतलब थर्सडे भी तेज था, फ्राइडे भी तेज। भारती परसों भी तेज था, थर्सडे भी तेज था, फ्राइडे भी तेज। एचडीएफसी बैंक थर्सडे भी तेज था, फ्राइडे भी तेज। आईसीआईसीआई बैंक ढीला था लेकिन आज तेज हो गया। रिलायंस ने तेजी बनाने की कोशिश की, आज रिलायंस पूरे दिन नेगेटिव टेरिटरी में रहा, मतलब फ्लैट टू नेगेटिव रहा। 2422 का इसने लो बनाया, लेकिन आखिरी के आवर्स में जैसे जैसे थोड़े थोड़े ये बैंकिंग और सारे ढीले होने लगे, ये तेजी में आने लगा। तो इसका मतलब ये तेजी में पार्टिसिपेट कर सकता है। इन्फोसिस से उम्मीद थी लेकिन वो फ्लैट ही रहा, ज़्यादा नहीं चल पाया। हालांकि इन्फोसिस में अभी जगह मेरे हिसाब से बनती है। कोटक बैंक भी चल लिया, एक्सिस बैंक भी चल लिया, सब चल गए, बैंक एसबीआई भी चल गया। तो इनकी भी बात हमने की थी कि चल सकते हैं, लेकिन सब चल लिए। अब रिलायंस की बारी है। रिलायंस अभी हालांकि नीचे से तो आज थोड़ा सा चला 1%, लेकिन अभी और चलना चाहिए। कि रिलायंस के बारे में एक वीडियो अलग से भी डाली है कि बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही है, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। और इसका बिजनेस इंटैक्ट है, बिजनेस तो कहीं जाने वाला बिजनेस नहीं है। तो ये तो कुछ नहीं खरीदना है तो रिलायंस खरीद के बैठ जाओ, आराम से आपका पोर्टफोलियो संभाल लेगा। अब आ, क्या निफ्टी टॉप आउट होने के संकेत दे रहा है? नहीं, देखो, निफ्टी टॉप आउट होने के संकेत तो कहीं से कहीं नहीं दे रहा है। जिस वीडियो का टाइटल है उसको देख कर कहीं आपको लगे कि निफ्टी टॉप आउट हो रहा है, निफ्टी टॉप आउट होने के संकेत बिल्कुल नहीं दे रहा है। रादर निफ्टी धीरे 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 चलने के ही संकेत दे रहा है। लेकिन निफ्टी का चलना और मार्केट का चलना दोनों में फ़र्क है। ये फ़र्क आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे शेयर बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, वैल्यूएशन उनका बहुत स्ट्रेच हो चुका है। तो जब लार्ज कैप के अंदर बाइंग आती है ना, लार्ज कैप को खरीदने के लिए पहली बात बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, और मिड कैप को खरीदने के लिए बहुत कम पैसे की ज़रूरत होती है। तो लार्ज कैप में जब बाइंग आती है ना, तो मिड कैप ढीले होने शुरू हो जाते हैं कई बार। और जो मिड कैप का ढीला होना लार्ज कैप को ऊपर रुक करके कई बार मिड कैप को धीरे 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 क्या किया जाता है, आपको पकड़ाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही साइन कई शेयर्स में नज़र आ रहा है, जो उनका वैल्यूशन बहुत स्ट्रेच हो चुका है, काफ़ी ऊपर चल चुके हैं, 60%, 70%, 80%, 100%, 120% चल चुके हैं। सब में डिस्ट्रीब्यूशन जैसा सीन नज़र आ रहा है। तो हो सकता है निफ्टी रुका रहे, ज़्यादा ना गिरे, और बाकी में डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ नज़र आए, और उसके बाद निफ्टी के थोड़ा सा गिरने पे ही वो ऐसे गिर जाए जैसे पता नहीं तूफान आ गया है, और फिर दोबारा उठ भी ना पाए। ये ऐसी बात अक्सर मैं अपनी वीडियो में बोल दिया करता हूँ। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस एंगल से भी देखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये हो गई बात ये वाली। अब बात करेंगे जिस सेक्टर की हमने बात की थी कि पीएसयू के बारे में आज बात करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक कोई बात नहीं करेंगे, कोई स्कैनर नहीं लगाएंगे, सिर्फ पीएसयू को देखेंगे। तो पीएसयू को देखते हैं कि पीएसयू में कौन कौन से स्टॉक्स कमाल कर रहे हैं। बैंक्स को छोड़ देते हैं, जो पीएसयूज हैं। पीएसयू में देखिए, कोल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रो, आईओसी, एनटीपीसी, बीपीसीएल, गेल, पावर ग्रिड, ये सब बिल्कुल तैनात खड़े हैं, बिल्कुल हिल के राजी नहीं है अपनी जगह से, और रोज रोज इसमें बाइंग आ जाती है। देखिए, अब मैं आपको एक डेटा बता देता हूँ कि 31 तारीख के बाद से, यानी कि लास्ट वीक में, इसी वीक में जो भी कभी क्लोज हुआ है, कोल इंडिया में 2 बार ज़बरदस्त डिलीवरी बेस्ड बाइंग आई है। हिंदुस्तान पेट्रो में 1 बार, आईओसी में 1 बार, एनटीपीसी में 1 बार, बीपीसीएल में 1 बार, और गेल में 2 बार। तो इनमें ज़बरदस्त डिलीवरी बेस्ड बाइंग आई है, और सब ये बहुत अच्छे खासे चल चुके हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये 31/8 से लेकर के अभी तक कितना चले हैं, तो ये आपको ये यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए, ये चले हैं। कोल इंडिया 18.5% चल चुका है, हिंदुस्तान पेट्रो 4, आईओसी 5, एनटीपीसी 9, बीपीसीएल 6, गेल 10, और पावर ग्रिड 5% चल चुके हैं पिछले एक वीक में। तो सबसे ज़्यादा जो चला है उसी की बात कर लेते हैं, कोल इंडिया की। देखिए, कोल इंडिया में डिलीवरी बेस्ड बाइंग जैसे मैंने बताया 2 बार बहुत अच्छी हो चुकी है। उसका चार्ट देख लेंगे, चार्ट में कोल इंडिया कैसा लग रहा है। चार्ट में कोल इंडिया बिना देखे बता देता हूँ, आपको भी पता ही है, रॉकेट लग रहा है कोल इंडिया। लेकिन अब इसमें क्या हो सकता है, कोल इंडिया लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है डेली वाला। डेली वाले चार्ट में ये देख लो। अब क्या बताने वाली बात है, इसके अंदर खूब अच्छी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हो रही है, सारी कैंडल हायर टॉप हायर बॉटम बनाती जा रही हैं। देखो, लेकिन कंसोलिडेशन भी बहुत अच्छा हुआ था। यहाँ कितने दिनों का कंसोलिडेशन है, ये देखो आप, ये कहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है ये।
एक रेंज में चलता रहा ये जून 2023 से लेकर के ये आपका 31 अगस्त तक एक रेंज में चलता रहा। उसके बाद ब्रेकआउट दिया है, तो ब्रेकआउट भी सुपर ब्रेकआउट दिया है इसने चार्ट के हिसाब से। तो देखो ऐसा लग रहा है। अब इसके मंथली चार्ट को एक बार देखेंगे, क्योंकि हम ये देखेंगे जा कहाँ तक सकता है। मंथली चार्ट में भी सबसे ऊपर है, कहीं भी कहीं दिक्कत नहीं आ रही है इसके अंदर। 15 मिनट का चार्ट देखेंगे। 15 मिनट का चार्ट क्या बोल रहा है? 15 मिनट का चार्ट बोल रहा है इसका कि जी देखो 15 मिनट में अब ऊपरी लेवल पे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन जैसा दिख रहा है। ये नीचे वॉल्यूम के लाल लाल बार भी बनते नहीं आ रहे, मतलब लोग प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हो उसको, कि माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग जैसा सीन बन रहा है इतना चलने के बाद। तो क्या ये और चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। जो उसका मोमेंटम है वो 300 से ऊपर भी जा सकता है। वैल्यूएशन कंफर्ट है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। तो अब इसमें अगर किसी को देखना है तो ये वाला जो हाई है 285 रुपये का, जहाँ ये 3 बार टक्कर 4 बार टक्कर मार चुका है, 4 बार टक्कर मार चुका है, इसको तोड़ करके अगर ऊपर ट्रेड करे तो ही ये और ऊपर जाएगा। और ऊपर ट्रेड करने का मतलब ये नहीं है जाए और आ जाए, टिक के ट्रेड करे। टिक के ट्रेड करेगा मतलब कम से कम 1 डेढ़ घंटा टिके टिका रहे उसके ऊपर, तो यही तो ये वैसे 1 डेढ़ घंटा तो टिकेगा ही नहीं, आधे घंटे में ही अगर टिक गया तो फिर और तेज हो जाएगा। तो वो आपको इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। और वैल्यूएशन कंफर्ट तो है ही, अच्छा डिविडेंड देता है, वहाँ कोई परेशानी है नहीं। लेकिन पीएसयू बैंक के बारे में, पीएसयू बैंक नहीं, पीएसयूज के बारे में मैं एक और बात तजुर्बे वाली आपको बता दूं कि ये हमेशा ही लास्ट लेगर्स हुए हैं। मतलब कि इनके अंदर बाइंग आती है, लेकिन बाइंग कब आती है? लास्ट लेग में। लास्ट लेग में बाइंग आती है। किसी भी रैली का जब एंड होने वाला आने वाला होता है तब ये ज़्यादा पकड़ाते हैं। हालांकि इस बार थोड़ा सा ये पीएसयूज बेटर करते नजर आ रहे हैं, या तो गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है इन्वेस्टर्स को, या फिर वट एवर रीज़न। अभी देखिए G20 का भी एक इंसिडेंट है। G20 की वजह से ये तीन बातें हैं। एक तो ये है कि मार्केट ही तेज़ है, लास्ट लेगर हो गई ये, तेज़ी करते ही हैं। दूसरी बात ये है वैल्यूएशन कंफर्ट है ही यहाँ पे, वैल्यूएशन कंफर्ट में कोई दिक्कत है नहीं। तीसरी बात ये है G20। और चौथी बात ये है मोदी साहब। मोदी साहब भी तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कई बार पीएसयूज के बारे में बोल देते हैं, उसका भी असर आता है। तो ये सारी बातें को लेकर के पीएसयूज अच्छे टिके हुए हैं। लेकिन इस बात पे ज़रूर ध्यान देना है आपको कि ये किसी भी रैली के लास्ट लेग में परफॉर्म करते हैं। वैल्यूएशन कंफर्ट इनमें हमेशा ही रहता है, लेकिन मार्केट इनको वैल्यू देता नहीं, क्योंकि जो ग्रोथ है, ग्रोथ इनमें उस हिसाब से आ नहीं पाती। ये वैल्यू क्रिएटर कभी भी नहीं रहे हैं। आप इनको, इनके अगर 10 साल के चार्ट लगा करके देखोगे ना, तो कोई बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएट करके दी नहीं होगी। आप कोल इंडिया की बात कर रहे हो, कोल इंडिया का अगर मैं बहुत लॉन्ग टर्म चार्ट लगाऊं अगर इसका, तो 12 महीने वाला अगर लगा लूँ, हालांकि कोल इंडिया तो लिस्ट अब इसके अंदर तो अभी मेरे को ठीक से दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि कोल इंडिया इस लेवल पे पहले भी आ चुका है, पहले भी इसके ऊपर आ चुका है। ऐसा नहीं है कि पहले इस लेवल पे नहीं आया वो, लेकिन ये है कि बस ये 3-4 साल में एक आध बार आते हैं, फिर उसके बाद इतना ठंडे बस्ते में आराम से रहते हैं। ऐसे ही इनकी हिस्ट्री है। इस बार हो सकता है ज़्यादा चले जाएँ। दो शेयर और पीएफसी और आरईसी जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त कमाल किया हुआ है। आरईसी के एमएससीआई इंडेक्स में शामिल होने के बाद उसने 246 का लेवल तोड़ा जब कल, तो बिल्कुल रॉकेट हो गया। तो सब रॉकेट बने हुए हैं, बहुत तेज़ चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा संभल के काम करने की ज़रूरत है। जब तक रिटर्न दे रहे हैं दे रहे हैं, जब ठंडे होते हैं तो ठंडे भी ऐसे ही होते हैं, इनका इतिहास ऐसा ही है। तो इस वीडियो में इतना ही। किसी के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई साहब, ये बात का ध्यान रखना। देखिए सेबी को बहुत गुस्सा आता है जब कोई यूट्यूब पे बैठ के कोई रिकमेंडेशन देता है। तो हम अपनी बात कर रहे हैं सिर्फ, हम आप हमारी बात सुन लो, लेकिन डिसीजन आपको खुद ही लेना है। आपको डिसीजन खुद ही लेना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही लेनी है। हमारी बात सुनने के बाद अपनी एनालिसिस भी जरूर करनी है। ये नहीं है कि बस सुन लिए हो गया, अपनी एनालिसिस भी जरूर करनी है, तभी ही किसी भी ट्रेड में हाथ डालना है। धन्यवाद आपका।